गुलाम अली जी। कविता है घर पे? जी हाँ। क्या हुआ साहिब? देव की संभाजी मोरे। 6 साल से मेरा देवकी से कुछ लेना देना नहीं था साहब। क्यों? मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने उस नालायक बेवड़े शंभाजी से शादी कर ली थी। अपनी इकलौती बेटी को खोया है आपने, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आपको कोई खास दुख हुआ है। सिर्फ सीना पीट कर आंसू बहाना दुख कब से होने लगा। दिल तो मेरा सिसकियां ले रहा है। 6 साल से मुश्किल से 6 बार मिली मैं उससे। देव की बेटी थी मेरी, वो भी इकलौती। और आपकी इकलौती नातिन, देवकी की इकलौती बेटी, उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था शायद देवकी के कातिल ने। हम देवकी के पति संभाजी को ढूंढ रहे हैं। मैं उससे कभी मिली नहीं साहब, सिर्फ सुना है उसके बारे में। 1 नंबर का बेवड़ा था, रोज दारू पीता था। मेरी बेटी की असली मौत तो उससे शादी करके ही हो गई थी। इसे मिलेगा कहाँ ये संभाजी मोरे? कहाँ मिलेगा ये तो मालिक जाने साहब, पर मेरी बेटी यही अंधेरी ईस्ट में विधि चौल में रहती थी। देवकी का कोई फोन नंबर था? हाँ है। आइए सर, बस थोड़ा ही आगे सर। साहब, ये संभाजी बेवड़े का घर। संभाजी, संभाजी उठ। साहब बहुत बदबू आ रही है, लगता है दारू से नहाता ही है। संभाजी चलो जल्दी बोल, तेरी पत्नी देवकी कहाँ है? बोल। मेरे को क्या मालूम, गई होगी कहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? साहब कुछ दिन पहले घर से निकल गई थी, फिर लौटी ही नहीं। और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की फुर्सत तो तेरे पास होगी नहीं, क्योंकि तू तो पीने में बिजी होगा। पुलिस स्टेशन जाकर मैं अपनी इज्जत काय को उतारता साहब, उसका तो रोज का था। कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के चली जाती थी, फिर आ जाती थी। किसके पास जाती थी देवकी? ये जानकर मैं अपना दिल खट्टा क्यों करता साहब। वैसे भी हम दोनों के बीच में सब कुछ खल्लास हो चुका था। कभी कोई काम धाम किया है जिंदगी में? हाँ सर, मैं मजदूर था, बिल्डिंग लाइन में काम करता था, लेकिन इस दारू ने साली वाट लगा डाली। और दारू के पैसे कहाँ से आते थे? देवकी से? हाँ, वो घरों में काम करती थी, उसको जब भी दारू के लिए पैसा मांगता था बहुत रो रो के देती थी, और इसी बात में हम दोनों के बीच में बहुत मचमच होता था। तो घर छोड़ के चली जाती थी, मैं भी ढूंढता नहीं था साहब उसको। जब उसका मूड करता था वापस आ जाती थी। इसको पहचानता है या उसके लिए भी 2 घूंट लगेंगे? कांची, बाबा सर, मोहल्ले में सभी लोग संभाजी को गाली देते हैं। लोग बता रहे थे देवकी परेशान हो गई थी, रोज दारू के लिए पैसे मांगता है, दिन रात पिए रहता है। सर मुझे नहीं लगता संभाजी का इसमें कोई हाथ है। खुद ठीक से खड़ा नहीं हो पाता नशे में, वो किसी की जान क्या लेगा? चितले, हमने देवकी के सारे रिश्तेदारों को ट्रेस किया है। उसकी माँ, उसकी दादी, उसका पति संभाजी, सिर्फ उसके बाप आलोक से मिलना बाकी है। कल आ रहा है पूना से। इतने सारे लोग ट्रेस हुए हैं, लेकिन किसी का भी देवकी के कत्ल से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। जी हाँ सर, अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है कि हमें उन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने चाहिए। वैसे भी हमारे पास उस रात के सारे फ़ोन नंबर्स हैं जो उस कचरा डंप के एरिया में थे। करेक्ट। देवकी के सारे रिश्तेदारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और देवकी की बॉडी संभाजी को सौंप दो क्रियाकर्म के लिए। और कांची सर? कांची को भी। संभाजी बाप है उसका। सर उससे कहो कि चाइल्ड केयर कमेटी से कांची की कस्टडी ले ले। सर, संभाजी कह रहा है वो कांची की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। क्या? एक बच्ची को भी ढंग से संभाल नहीं सकता? क्यों? मुश्किल से तो पी पाता हूँ साहब। पहले कुछ काम धंधा ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद उसको आके ले जाऊँ। तब तक आप ही लोग संभालो उसे। देवकी की माँ कविता से बात करो, कांची को एक घर की जरूरत है। यस सर। देवकी की बॉडी ले जा, उसका अंतिम संस्कार कर दे। कहीं फोकट में हो जाएगा तो कर दूंगा सर, मेरे पास तो क्वार्टर के लिए भी पैसा नहीं है। इसके साथ जाओ और देवकी का अंतिम संस्कार कर, और इसके हाथ में एक भी पैसा मत देना। समझ गया सर। चल चल रे।
कविता जी, सगी नाते ने आपकी बच्ची को एक घर और प्यार की जरूरत है। सर, देवकी की मां कविता ने भी कांची की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। वो कहती है कि जब उसने देवकी से नाता तोड़ दिया तो उसकी बच्ची के साथ नाता जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से उसकी अपनी जिंदगी है, उसके दूसरे पति गुलाम अली के साथ। तो कविता की सास देवकी की दादी सावित्री तांबे, उनसे पूछो। पूछा है सर, वो कहती है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इतनी छोटी बच्ची की जिम्मेदारी वो नहीं संभाल पाएगी। और देवकी का बाप आलोक, उसने भी मना कर दिया। अभी तक उससे बात हुई नहीं है। वैसे वो कल पहुंच रहा है मुंबई। मुझे लगता है वो भी मना कर देगा। छितले, जब इंसानियत की हालत खुद इतनी पतली हो चुकी है तो खून पानी से गाढ़ा कैसे हो सकता है? साहब, देवकी मेरा खून था, सगी बेटी थी मेरी। हिल तो गया हूं साहब मैं, पर सच बोलूं, मैं माँ बेटी दोनों को भुला चुका हूं। जब कविता मेरे को छोड़ के गई थी ना, तो देवकी भी उसके साथ चली गई थी। 14 साल की थी। अपनी माँ की तरह उसने भी अपने पहले पति को छोड़ दिया था और उस संभाजी बेवड़े के साथ उसने शादी कर ली थी। माँ बेटी दोनों को सही और गलत की समझ ही नहीं थी साहब। यहां कोई दूध का धुला नहीं है आलोक तांबे। सच ये है कि तुम्हारी बेटी देवकी का कत्ल हुआ है, और कत्ल के पहले हुआ है। किस कमीने ने उसके साथ ऐसी हरकत की साहब? जोश से कुछ नहीं होने वाला तांबे, मामला होश का है। तुम्हारी नातिन कांची, उस बेचारी ने पता नहीं क्या क्या देखा है और क्या भुगता है। उसे देखभाल की जरूरत है। साहब, मैं खुद 50 के ऊपर का हो चुका हूं और अपनी बूढ़ी आई को संभाल रहा हूं। अब और एक जिम्मेदारी नहीं उठा सकता साहब। एक छोटी सी बच्ची पूरे परिवार के लिए बोझ बन गई है। कांची के फादर संभाजी ने कहा था कि उसे नौकरी मिलते ही वो उसे ले जाएगा, पर यह होने से रहा। ही इज़ एन अल्कोहलिक। और बाकी की फैमिली? उसके नाना नानी ने भी हाथ खड़े कर दिए और दूसरा कोई नहीं फैमिली में। तो फिर कांची यही रहेगी। आखिरकार देवकी संभाजी मोरे के परिवार वालों का पता चल गया था और किसी अपने के हाथों उसकी लाश का अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन उसकी 5 साल की बेटी कांची अभी तक बेघर थी और सबसे बड़ा सवाल था कि देवकी का कातिल कौन था और उसका कत्ल क्यों हुआ। एक बात पता चली है सर। क्या कामले? सर, मोहल्ले में खुसुर फुसुर थी कि देवकी भी पीती थी। ये एक नया एंगल है। और एक एंगल है सर, कत्ल की रात को देवकी का फोन कचरा डंप पे ऑफ हुआ। उसकी फैमिली में से किसी का भी फोन उस रेंज में नहीं था। लेकिन सर, एक नंबर ऐसा है जो क्राइम सीन पर एक्टिव था और जिसके साथ देवकी ने पहले भी काफी बातें की। नाम? कोई केशव वर्मा है। हो सकता है ये केशव वर्मा ही देवकी का कातिल हो। सर, कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या? ये कविता अली के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इस केशव वर्मा ने कविता के साथ भी काफी बातें की हैं। 6 साल से मेरा देवकी से कुछ लेना देना नहीं था साहब। अपनी इकलौती बेटी को खोया है आपने, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आपको कोई खास दुख हुआ है। शंभा जी में देवकी ने क्या देखा मुझे आज तक समझ में नहीं आया साहब। और देवकी का किसी के साथ चक्कर था या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। क्या ऐसा कुछ है जो आप जानती हैं पर बता नहीं रही हैं? क्या मतलब? केशव वर्मा कौन है? केशव वर्मा? जी हाँ, केशव वर्मा।
केशव तो रिक्शा चलाता है। देवकी को कैसे जानता था? मुझे नहीं पता। वो कभी कभी देवकी मुझसे आते जाते टकरा जाती थी। एक बार तो मैंने केशव से उसकी पहचान भी कराई थी। कल कब निकलोगी? इसी वक्त। क्यों पूछ रहा है तू? कल भी तो आऊँगा लेने। रोज आएगा मुझे लेने, पागल कहीं का। अरे देवकी, अरे आई, कैसी है बेटी तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी आहेस? बस चल रहा है। और तू बता, वो तेरा बेवड़ा कुछ काम वाम कर रहा है या नहीं? छोड़ना आई वो सब। ये आपकी बेटी है ना कविता जी? आपसे कई बार जिक्र सुना है। हाँ केशव, ये मेरी इकलौती बेटी है देवकी। बस एक बार मिलवाया था उन दोनों को। पर उस एक बार के बाद दोनों बार बार बात करते रहे फोन पर। मिले भी जरूर होंगे। तो देवकी और केशव वर्मा का आपस में क्या कनेक्शन था ये पता लगना बाकी है, लेकिन उसकी माँ कविता का केशव वर्मा के साथ तगड़ा कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? वही लूज कनेक्शन साहब जो हर दूसरे केस में शौक देता है। जब जब कविता का पति गुलाम अली काम पर जाता है तब तब ये केशव वर्मा कविता के साथ घर पे होता है। मुझे पक्का लग रहा है कि इस केशव वर्मा का देवकी के कत्ल में हाथ है। सर, इस केशव वर्मा का एड्रेस मिल गया है। ये अंधेरी ईस्ट में अपने ताऊ सोमनाथ के साथ ही रहता था। रहता था मतलब? 13 जुलाई को अपना ऑटो बेचकर मुंबई के बाहर चला गया। दस जुलाई को देवकी का कत्ल हुआ और 13 जुलाई को केशव मुंबई से फरार हो गया। मुझे भी बड़ा अजीब लगा साहब। भला कोई अपना अच्छा खासा चलता हुआ धंधा छोड़कर मुंबई से वापस गांव लौटा है, वो भी अचानक। तुम लोगों के गांव का पता, केशव के सारे फोन नंबर्स, उसका लेटेस्ट फोटो और उसका जो कुछ भी है सब कुछ ताबड़तोड़ चाहिए। नाम केशव बलराम वर्मा है। इसकी बीवी और बच्चे छत्तीसगढ़ में हैं। केशव वहां पहुंच गया होगा। मैं इस केशव की एक तस्वीर और इसकी सारी डिटेल्स आपको फैक्स कर रहा हूं। आई कहाँ है? आई डॉक्टर पास गई है बेटा। हाँ सर, बच्ची ने पहचाना इसे। यही है वो काका जिसने काची को कहा था कि उसकी आई डॉक्टर के पास गई है। मतलब हम लोग सही ट्रैक पर हैं और केशव वर्मा की गिरफ्तारी ही इस केस को क्लोज करवाएगी। ये केशव की पत्नी बोल रही है कि केशव आया तो था लेकिन अभी अपनी बहन के घर गया है। और केशव की बहन रहती कहाँ है? रायपुर में। केशव के ताऊ सोमनाथ को बुलाओ। सर। हाँ साहब, मुझे मालूम है केशव की बहन पूजा रायपुर में कहाँ रहती है। उस सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है वर्मा जी। आप अभी के अभी पूजा को फोन लगाइए और हमें केशव दिलाइए। साहब एक बार बताइए तो जरा, केशव ने किया क्या है? मैं वैसे ही परेशान हूँ कि उसने मुंबई क्यों छोड़ा। उसने मुंबई नहीं छोड़ा है वर्मा जी, इंसानियत को छोड़ दिया है। आपके भतीजे ने एक औरत का कत्ल किया और उसकी छोटी सी मासूम बच्ची को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब आप अभी के अभी पूजा को फोन लगाएंगे और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही उससे कहेंगे। प्रणाम ताऊ जी। खुश रहो पूजा बेटी। केशव वहां आया है क्या? जी ताऊ जी, 3 दिन पहले ही आया है। बेटी, केशव ने कुछ बताया उसने क्या किया है? जी ताऊ जी, उसने बताया है कि उसके हाथों कोई मर गया है और ये सब उससे घबराहट में हुआ है। ताऊ जी उसे मदद चाहिए, उसकी हालत बहुत खस्ता है। पूजा, यहाँ की पुलिस मुझे थाने ले आई है। कह रहे हैं कि जो कत्ल केशव ने किया है वो मेरे सर थोप देंगी। बेटे, केशव से कहो वो तुरंत यहाँ आके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। जब तक उन्हें केशव नहीं मिलता है वो मुझे यही रखेंगे। केशव अगर वहां है तो उससे मेरी बात कराओ। ताऊ जी फिलहाल तो केशव घर पर नहीं है, पर जैसे ही वो आएगा मैं उससे कहूँगी कि वो आपको फ़ोन कर ले। जी प्रणाम ताऊ जी। रायपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो।
केशव कहीं बाहर नहीं गया होगा, घर में ही चुप कर बैठा होगा। यस सर। साहब, क्या आप सचमुच मुझे यहीं रखेंगे? जी हाँ सोमनाथ जी, जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा, और ये सब उस गोपाल की वजह से हुआ है। गोपाल को तू जानती है ना, मेरा दोस्त। केशव, माँ बाबा के जाने के बाद ताऊजी ही हमारे लिए सब कुछ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मुंबई में तुम्हें संभाला, मेरी शादी भी उन्होंने ही करवाई, और वो आज हमारी वजह से मुसीबत में है। नहीं केशव, तुम आज ही मुंबई चले जाओ और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। खुद को बचाने के लिए मैं मुंबई से यहाँ भाग आया। मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती, पर अब मामला बहुत उलझ गया है केशव। और वैसे भी गलती तुमने की है तो सज़ा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। इसमें ताऊजी का क्या कसूर है? केशव, तुम जितना भागोगे सज़ा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये गोपाल वर्मा है, इसने कुछ किया है बोल रहे हैं। अरे उस दिन हमें लाश मिली थी ना वहाँ। अरे बाप रे, ये उसने किया है? हाँ, इस गोपाल ने अपने दोस्त के साथ मिलके उस औरत का मर्डर करके कचरे में फेंक दिया, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। बाप रे, इतने दिन एक खून ही रह रहा था हमारे बीच। ले, तेरा साथी भी पकड़ा गया। केशव, हमें मालूम है कि कत्ल के पहले देवकी किया गया, फिर उसे मार डाला और उसकी बॉडी को कचरे के डंप में छोड़ दिया। फिर तूने उसकी बच्ची को सड़क पर अकेला छोड़ दिया देर रात। अब मुझे यह बताओ कि बच्ची तुम्हारे साथ कर क्या रही थी और देवकी को क्यों मार डाला? सब कुछ साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में बताना, वरना एक एक दांत, एक एक उंगली तोड़ कर उगलवाऊंगा। बोलो। हम लोग बहुत डर गए थे साहब। हाँ साहब, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इतने ज्यादा डर गए थे कि एक औरत करके उसको मार डाला और उसकी बच्ची को रात में अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया। साहब, देवकी की माँ कविता, उसके साथ मेरा रिश्ता था, लेकिन मैंने जब देवकी को देखा तो मुझे वो भी पसंद आ गई साहब। फिर वो दोबारा मुझे उसी बाज़ार में मिली, उसे मैं याद था। मैंने उसे कहा मैं उसे घर छोड़ देता हूँ, तो वो मान गई। फिर हम मिलने लगे और उसने बताया कि उसके शराबी पति के साथ उसकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो गई है। फिर हम हर दूसरे दिन मिलने लगे। वो बहुत बातें करती, मैं सुनता, और बातों बातों में देखते देखते एक दिन हम एक हो गए साहब। हमारे बीच संबंध बन गए और फिर उसके बाद हर रोज मिलने लगे। और कविता के साथ? माँ बेटी दोनों के साथ चल रहा था साहब। देवकी ना तो कोई मांग करती, ना तो कोई सवाल पूछती, बस दो घूंट मारे फिर ऐशी ऐश। तो मार क्यों डाला उसे? देवकी और मैं जहाँ जगह खाली मिली वहीं शुरू हो जाते थे। उस रात हम गोपाल के घर गए। गोपाल अकेले रहता था। देवकी ने पहले गोपाल की रसोई में कांची के लिए खिचड़ी बनाई, उसे खिलाया, फिर हम लोग पीने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? अबे लीजिए। अरे माफ कीजिए दीवान जी, आपको चिमटे इसलिए काटे ताकि आपको याद रहे कि आपका यह कीमती रूबी आपको वापस मिला है। हम तीनों पिए जा रहे थे। कांची टीवी देखते देखते सो गई।
शराब का नशा पूरा काम कर गया। मैं और देवकी दूसरे कमरे में चले गए। जिस्म का संबंध हमारे बीच की असलियत थी साहब। बस इस एक चीज के लिए हम दोनों मिलते थे, सिर्फ इस एक चीज के लिए। केशव, अगर तुझे एतराज ना हो तो मैं भी अंदर वाली शराब थोड़ा सा पी लूं। बहुत दिनों से नहीं है कि यार मन कर रहा है, जाने देना। वो मुझसे कहती कि उसका पति उससे छूता तक नहीं है, इसीलिए वो मेरे पास आती है। तो मुझे लगा अगर मैं चलता हूँ तो गोपाल भी चलेगा। आदमी तो आदमी है ना। हाँ साहब, मैं पूरी तरह नशे में था, और वो भी। तू इधर क्या कर रहा है? हाँ, मैं वही करने आया हूँ जो केशव करके गया है, तुझे मजा देने। केशव बोला चलता है तेरे को। ए, चल चल फुट यहाँ से, जा जा। अरे मेरी बात तो सुन। ए, बोला ना, जा, हाथ मत लगा। क्या दिक्कत क्या है तेरे को? बोला ना तेरे को हाथ नहीं लगाने का। अरे नहीं, हाथ नहीं लगा, सुन तो बात मेरी। बोला ना हाथ नहीं लगाने का। अरे तू सुन तो मेरी बात। पर जान से क्यों मार डाला उसे? साहब हम डर गए थे साहब। साला कुत्रिया, मेरे साथ जबरदस्ती की तूने। अब देख मैं तेरे साथ क्या करेगी। अब देखना पुलिस तेरी कैसे खाल उतारेगी। वो साला केशव, वो इतना घटिया निकला रे, बर्बाद करके रख देगी तेरे को। तुम दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएगी मैं, पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएगी तुम दोनों के खिलाफ। क्या? हाँ यार, वो मना कर रही थी और मैंने ज़बरदस्ती कर दिया। अभी कह रही है पुलिस में जाएगी वो। नहीं देख, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे यार, वो बार बार यही बोल रही थी, वो गाली गलौज कर रही थी। उसने कहा कि वो तुझे भी पुलिस के हवाले करेगी। सोच अगर सच में किया तो। तुझे जबरदस्ती नहीं करनी थी ना। चल छोड़ छोड़ छोड़, मैं कल सुबह उससे माफी मांग लूंगा। हाँ चल आजा, सोते अब। चल चल छोड़। अरे केशव, अगर हम सोते रह गए और वो सुबह पुलिस ले आई तो यार कहीं के नहीं रहेंगे फिर हम। अरे गोपाल, मरवा दिया अभी तूने। केशव यार, जो हुआ सो हुआ, वो पुलिस में नहीं जानी चाहिए। अरे वो कैसे होगा? केशव, उसे दुनिया से जाना होगा। गोपाल बावड़ा हो गया क्या? सोच, अगर रेप चार्ज लग गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। अरे गोपाल, ये क्या कर दिया बे? सबको पता चलेगा, बदनामी होगी, जेल होगी, केशव जिंदगी खत्म हो जाएगी यार। साहब, हम दोनों ने बहुत पी रखी थी, होश का एक बूंद भी नहीं था हमारे अंदर। बस डर का भूत सवार था। मार डाला हमने देवकी को।
क्या कर रहा है गोपाल? इतनी सी छोटी सी बच्ची की जान लेगा? केशव, बच्ची बच गई तो हमारी जान जाएगी। ये सबको गवा देगी, सबको हमारा नाम जाके बताएगी। अरे इतनी छोटी सी तो है, खुद का नाम तो बोल नहीं पाती, हमारा नाम क्या बोलेगी? और वैसे भी उसने कुछ देखा भी तो नहीं है। तो तू क्या करेगा इसके साथ? इसको गोद लेगा? वो सब छोड़, तू लाश का सोच। इस बच्ची को मैं देख लूँगा। हमने देवकी की लाश को वहीं पास कचरे के ढेर में फेंक दिया। हमने सोचा वो यहाँ की नहीं है तो उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। उसके सारे जेवर भी उतार लिए। केशव यार, वो बच्ची दिमाग खराब कर रही मेरा। सोचा क्या करेगा उसका? मैं उसे कहीं लेके जाऊंगा। कहाँ? मालूम नहीं साहब, मुझे बच्चे को जान से नहीं मारना था, इसीलिए मैंने उसे सड़क पर ऐसे छोड़ दिया। बिना किसी शराब या इस झूठे डर के भी तुम दोनों ऐसा ही करते, या शायद इससे भी कुछ घटिया करते। तुम दोनों के खून में शराब का नशा नहीं है, बल्कि हैवानियत का जहर है। बहुत बुरा भुगतोगे दोनों। सेम टू सेम हालत साहब, फुल टू टून। पानी मारो। कौन? संभाजी, तेरी बेटी अभी भी चाइल्ड केयर कमेटी के पास है। तुझे अभी तक कोई काम मिला या नहीं? नहीं मिले साहब, नहीं मिले। साहब इतनी दारू पीता है, कौन इसे काम देगा? मेरा कोई भरोसा नहीं है साहब। काम मिला, बच्ची को घर पे ले आया, हफ्ते भर बाद नौकरी चली गई तो साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर मत डालो साहब। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब। जी नहीं शिखा जी, संभाजी कांची की कस्टडी लेने से मना कर रहा है, और हमें भी लगता है कि बच्ची को उसके पास भेजना गलत होगा। तो क्या कांची अनाथाश्रम जाएगी? लगता तो ऐसे ही है। अगर सड़क पर रहेगी तो या तो कोई भिखारियों की टोली उठा लेगी या फिर कोई ट्रैफिकर्स। शिखा, उस बच्ची का कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वो बच्ची है जय, एक जिंदगी है, और बच्चों के साथ कुछ ना कुछ के बजाय क्या कुछ बहुत अच्छा नहीं हो सकता? सुषमा जी, हमारी अपनी बेटी यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है और हमारी फाइनेंशियल हालत भी अच्छी है। हाँ, मतलब अच्छा खासा कमा लेते हैं हम लोग, वेल ऑफ हैं। देखिए शिखा जी, जय जी, आप लोगों ने जो सुझाव दिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कांची को अडॉप्ट करना एक लीगल प्रोसीजर होगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जयप्रकाश और शिखा दास इस वक्त लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ताकि वो 5 वर्षीय कांची को अपना नाम दे सकें, एक घर दे सकें, एक नई जिंदगी दे सकें। फिर एक बार साबित हुआ है कि इन बेरहम बड़े शहरों में इंसानियत और ममता अब भी जिंदा है। केशव वर्मा और उसके दोस्त गोपाल वर्मा पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। मुजरिमों ने डर और नशे पर अपना गुनाह थोपने की नाकाम कोशिश की। जिसे वो डर कह रहे थे वो दरअसल उनका स्वार्थ था, उनके अंदर की मरी हुई इंसानियत का सबूत था। इतनी आसानी से किसी की जान लेना और फिर एक बच्ची को इतने बड़े खतरे में डालना,
ये कोई डर की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हैवानियत की वजह से करता है। और इन दोनों को लगा कि वो कानून को मात दे पाएंगे, जो कभी नहीं होता और ना ही कभी होगा। पुलिस की भूमिका हमेशा की तरह इस केस में भी सराहनीय रही। उन्होंने बिना रुके लगातार पीड़ित औरत का बैकग्राउंड खोज निकाला, उसके परिवार वालों को ट्रेस किया और आखिरकार दोनों मुजरिम पकड़े गए। फिर से एक बार यह साबित हुआ कि क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।